हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जन क्रिया के बारे में बताया गया था, जो उत्सर्जन तंत्र चैप्टर से है। उसमें उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया गया था। तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को आप उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर स्टूडेंट जंतुओं को निम्न वर्गों में बांटा गया था, जैसे यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक इत्यादि। इन सब में स्टूडेंट यूरिकोटेलिक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे जंतु जो अपने उत्सर्जन क्रिया में यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालते हैं, अर्थात उत्सर्जी पदार्थ को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें आप यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं स्टूडेंट। और ये प्राणी स्पेशली सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं, स्थलीय घोंघा होते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अंग का जहाँ तक सवाल है स्टूडेंट, तो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किडनी या वृक्क कह सकते हैं उत्तरदायी है, या वृक्क ऐसा अंग है जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक इसी तरह काकरोच में स्टूडेंट देखें तो मालपिघियन ट्यूब्यूल है, जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। जबकि एनीलिडा संघ के प्राणियों जैसे केचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। और आपका एक प्लेटी हेलमिंथीज के जंतुओं में पाए जाने वाला ज्वाला कोशिका है, फ्लेम सेल, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य करता है। तो ये सब कुछ जंतुओं के उत्सर्जी अंग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपको बताया गया था कि जो मनुष्य में उत्सर्जी अंग है वो स्पेशली वृक्क है, और वृक्क की संरचना के बारे में बताया गया था कि ये जो वृक्क होता है आपका सेम के बीज की आकृति का है। वृक्क जो आपका है स्टूडेंट, वो सेम के बीज की आकृति का है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। और यह शरीर में कहाँ स्थित है, तो यह अंतिम वक्षी और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। वृक्क की जो लंबाई है स्टूडेंट, वो 10 से 12 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई आपका 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। वृक्क का औसतन भार स्टूडेंट 120 से 170 ग्राम होता है। जो वृक्क का औसतन भार है वो 120 से 170 ग्राम होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इससे आगे थोड़ा सा आपको अध्ययन कराया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृक्क जो बाहर से अगर आप देखें तो 2 भागों में बटा हुआ है, और अंदर से भी 2 भागों में बटा हुआ है। बाहरी भाग को आप कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को कहते हैं मेडुला। मेडुला भाग में पिरामिड उपस्थित होते हैं स्टूडेंट, पिरामिड जैसी संरचना होती है, और उसी पिरामिड में नेफ्रॉन उपस्थित होता है। और वृक्क की जो इकाई होती है या वृक्क जिससे बना होता है उसे आप नेफ्रॉन कहते हैं। या एक लाइन में स्टूडेंट कह सकते हैं कि नेफ्रॉन आपस में मिलकर वृक्क का निर्माण करते हैं, और एक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। तो स्टूडेंट ये आपका वृक्क की संरचना थी। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन की संरचना में सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टूडेंट कप या प्याले जैसी संरचना है, जो नेफ्रॉन का हेड भाग है। इसे आप कहते हैं बाउमैन कैप्सूल। स्टूडेंट ध्यान दें, नेफ्रॉन की संरचना में सबसे पहली जो संरचना है, एक
कप या प्याले जैसी, जिसे आप क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल। इसी कप या प्याले जैसी संरचना में स्टूडेंट जाने एक जो ये धमनिका है जिसे एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, वो रुधिर को लेकर आ रही है, और एक इफरेंट आर्ट्रियोल है जो बाउमेन कैप्सूल में से रुधिर को लेकर जा रही है। स्टूडेंट यहाँ फिगर में थोड़ा सा व्यास दोनों धमनिकाओं का बहुत अंतर नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप जानिए इसका व्यास कम है और इसका अधिक है। अर्थात एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो मोटी है, इसका व्यास जो है वो अधिक है और इसका व्यास कम है। फिर से स्टूडेंट ध्यान दें, बाउमेन कैप्सूल में जो धमनिका रुधिर को लेकर आ रही है उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। इसका व्यास अधिक है, अर्थात यह मोटी है। इसकी तुलना में जो धमनिका बाउमेन कैप्सूल से रुधिर को लेकर जा रही है, निष्कासित कर रही है, उसका व्यास कम है। इसे आप इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। इन्हीं दोनों धमनिकाओं में आपस में मिलकर जो बाउमेन कैप्सूल में एक कह सकते हैं पतली पतली रुधिर केशिकाओं का जाल निर्मित हो जाता है, या आप एक लाइन में स्टूडेंट कहते हैं कि बाउमेन कैप्सूल में पतली पतली रुधिर नलिकाओं का केशिकाओं का जाल होता है, जिसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। स्टूडेंट ध्यान दें, नेफ्रॉन के पहला भाग जो आपका कप या प्याले जैसा है वो बाउमेन कैप्सूल है। बाउमेन कैप्सूल में पतली पतली रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। स्टूडेंट ध्यान दें, ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल को मिलाकर माल्पिघियन कार्पसल्स कहा जाता है। ये आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। माल्पिघियन कार्पसल्स पर टिप्पणी लिखिए, ग्लोमेरुलस पर टिप्पणी लिखिए, बाउमेन कैप्सूल पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तीनों वर्ड कि बाउमेन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, या माल्पिघियन कार्पसल्स क्या होता है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, नेफ्रॉन का जो प्रथम भाग होता है वो कप या प्याले जैसा होता है, जिसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। बाउमेन कैप्सूल में रुधिर की पतली पतली केशिकाओं का जाल होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल को एक साथ मिलाकर माल्पिघियन कार्पसल्स कहा जाता है। स्टूडेंट, बाउमेन कैप्सूल में जो रुधिर को लेकर आती है धमनिका उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, इसका व्यास अधिक होता है। और जो बाउमेन कैप्सूल से रुधिर को लेकर जा रही है या ग्लोमेरुलस से जो लेकर जा रही है उस धमनिका का व्यास कम होता है, इसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो कप प्याले जैसी संरचना है जिसे हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, वहाँ से एक मोटी नली के रूप में नेफ्रॉन नीचे की तरफ आ रही है, जिसे आप नेक कहते हैं। नेफ्रॉन का नेक भाग है, या इसे शॉर्ट में PCT या प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, बाउमेन कैप्सूल नीचे की तरफ वृद्धि करके एक मोटी नली या नेक गर्दन जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे PCT प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इस भाग में स्टूडेंट हल्के रोम सदिश संरचनाएं होती हैं, जिसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं। इस ब्रश बॉर्डर की उपस्थिति में स्टूडेंट जो अवशोषण पदार्थों के अवशोषण की दर है वो बढ़ जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, ब्रश बॉर्डर कहाँ पाया जा रहा है, नेफ्रॉन के नेक भाग में या PCT प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस भाग में जो ब्रश बॉर्डर उपस्थित है, इसके कारण अवशोषण की दर बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ पर पदार्थों का अवशोषण अधिक होने लगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक भाग
और नीचे की तरफ वृद्धि करता है और पतली नलिका का निर्माण करता है, जिसे डिसेंडिंग लिम्ब या लूप कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप भी स्टूडेंट कह सकते हैं, जैसे यहाँ असेंडिंग लूप है। तो डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। यह नली थोड़ी सी क्षैतिज दिशा में चलती है, फिर ऊपर की तरफ वृद्धि करती है। तो ऊपर वाली नली को जो ऊपर की तरफ रन कर रही है, ऊपर की तरफ वृद्धि कर रही जा रही है, उसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और जो नीचे की तरफ इधर आई, जो आपको बताया जा रहा है अभी, वो इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप आपस में मिलकर हेनले लूप का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन आपको। हेनले लूप से आप क्या समझते हैं या हेनले लूप क्या होता है? तो स्टूडेंट आप बताएंगे कि नेफ्रॉन में जो नली है डिसेंडिंग लिम्ब, जो नेक भाग से निकलकर नीचे की तरफ वृद्धि करती है और कुछ क्षैतिज चलती हुई फिर ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, तो इस नीचे वाली नली डिसेंडिंग को और ऊपर जाने वाली असेंडिंग को, दोनों को मिलाकर आप कहते हैं हेनले लूप। फिर यह नली स्टूडेंट वृद्धि करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे कई शाखाओं में बढ़ती हुई अंततः एक जगह आकर एकत्रित हो जाती है, जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट, ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है, यह नेफ्रॉन का अंतिम भाग है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ पर यूरिन जो निर्मित होता है, अर्थात ब्लड से छनकर जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन सब उपस्थित हैं, वो आकर एकत्रित होते हैं। कहाँ पर स्टूडेंट? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, श्रावण और शोषण, ये सब क्रिया बताया जाएगा। अभी आपने नेफ्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त किया है, किंतु अभी डिटेल में आपको नहीं बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेफ्रॉन की क्रिया विधि और संरचना के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।